और इसमें चल रहा था अभी हमारा चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें मैंने काफ़ी सारी क्लासेस करा दी हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे कि अगर मैं तुमसे कह रहा हूं मैंने एक सब्सटेंस यहां पर लिखा है H2O, तो मैं मालूम ही है ये सिंबल होता है हमारा वाटर का। किसका सिंबल माना जाता है? ये हमारा वाटर का। अब तुम्हें मालूम है अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर दो सब्सटेंस मिलाए गए हैं, एक तो H और एक ऑक्सीजन। मतलब एक तो इसके अंदर मिक्स की गई है हाइड्रोजन और एक इसके अंदर मिलाई गई है ऑक्सीजन, तब जाके क्या तैयार हुआ है हमारा H2O वाटर। अब मुझे देखकर बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ये होते हैं एटम्स, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर? दो। लेकिन ऑक्सीजन के कितने दिखाई दे रहे हैं? एक। हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक। तो वाटर के अंदर टोटल कितने एटम्स माने जाएंगे? वाटर के अंदर टोटल एटम्स माने जाएंगे 3, ठीक है। वाटर के अंदर टोटल एटम्स माने जाएंगे 3। और मैंने बताया था जब भी दो तरह के एटम्स होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोला जाता है उसको? कंपाउंड बोला जाता है। मतलब हम उसको कहना पसंद करते हैं कंपाउंड। ऐसे ही एक कंपाउंड को और देखते हैं जिसका नाम है CO2। तुम्हें मालूम है अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखो ऑक्सीजन के इसके अंदर भी कितने एटम है? दो। ऑक्सीजन के कितने एटम दिखाए गए हैं? दो। और कार्बन का सिर्फ कितना एटम है? सिर्फ एक ही एटम है। तो कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है। इस कंपाउंड के अंदर भी कार्बन के इस कंपाउंड के अंदर भी टोटल कितने एटम्स हैं? तीन। तीन एटम्स हैं टोटल। तो ये है हमारा दूसरा कंपाउंड। ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये भी बात बता दी है, एक टर्म मैंने पहले ही बता रखी है तुम्हें, एटॉमिक मास। क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। तुम्हें मालूम है एटम जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट होती है। किसी भी सब्सटेंस का जो एटम होता है, एटम कहने का मतलब बहुत छोटी यूनिट, बहुत ज्यादा छोटी यूनिट। और उसका भी अगर हम मास निकालें, मतलब उस सबसे छोटी यूनिट का भी अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेट निकालना है, मास निकालना है, तो तुम निकाल सकते हो? निकाल तो सकते नहीं हो, लेकिन तुम्हें मालूम है होता है, सबका कुछ ना कुछ मास जरूर होता है। तो उस एटम के मास को बोला जाता है एटॉमिक मास। उस एटम के मास को क्या बोला जाता है? एटॉमिक मास। अच्छा मुझे बताओ इस समय हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये एक एटम है या एक मॉलिक्यूल है? ये एक एटम है। लेकिन अगर मैं तुमसे कह रहा हूं H2, तो देखो इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम लगे हुए हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम लगे हुए हैं। इसका मतलब इसको एटॉमिक नहीं बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मॉलिक्यूल। क्या बोला जाएगा इसको? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मुझे बताओ एटम का मास होता है एटॉमिक मास। एटम का मास होता है एटॉमिक मास। तो मॉलिक्यूल का भी तो निकल सकता है। मॉलिक्यूल का मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का मास क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर मास। और एटम का मास क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। अब एटम का मास तो तुम्हें पता ही है। अब हमें देखना है कि मॉलिक्यूलर का मास अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना चाहते हैं हम तो कैसे निकाला जाएगा, पहले वो देखते हैं। तो ध्यान रखना है तुम्हें, उसके लिए एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जिसके पास बुक है वो बुक निकाल लो और चैप्टर 3 में वो टेबल ढूंढो जिस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है एटॉमिक मासेस। पहले बुक खोल लो और बुक में वो टेबल निकालो जिस पे लिखा हुआ है एटॉमिक मासेस। पहले सुन लो मेरी बात, उसके अंदर ये बताया गया है कि कौन कौन से एटम का क्या क्या मास होता है। कौन कौन से एटम का क्या क्या मास होता है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या लेना पसंद करते हैं? 1 होता है इसका एटॉमिक मास। इसी तरह से कार्बन का होता है 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। इसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो फटाफट से टेबल निकालो और ये ढूंढो जहां पर एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। ध्यान रखना, पहले सुनो, ध्यान रखना,
अगर तुम्हें एटॉमिक मास पता होंगे तो ही तुम निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर मास। तभी तुम क्या निकाल पाओगे? मॉलिक्यूलर मास। अगर तुम्हें एटॉमिक मास याद नहीं है तो तुम मॉलिक्यूलर मास भी नहीं निकाल सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हें किसी का निकालना है मॉलिक्यूलर मास तो तुम्हें एटॉमिक मास याद होने चाहिए। वैसे तो 9th क्लास में ये कुछ ही एटम्स दे रखे हैं जिनके तुम्हें एटॉमिक मास याद रखने हैं, लेकिन वैसे तुम्हें सबके याद होने चाहिए। अब देखो, पहले बोर्ड पे टेबल निकाल लिए तुम सभी ने, तो अब बोर्ड पर देखना। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं CO2 का निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ है? 1। जब कुछ नहीं होता तो कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ होता है? 1 लगा हुआ होता है। तो देखो, कार्बन का एक एटम, और ऑक्सीजन के नीचे क्या लगा हुआ है? 2। कार्बन के नीचे लगा हुआ था 1 और ऑक्सीजन के नीचे लगा हुआ है 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो देखो, कार्बन का एक एटम बाहर रखना है। कार्बन का एक एटम था ना, एक बाहर रख दिया, उसका एटॉमिक मास अंदर लिखना है प्लस। बोर्ड पे देखो, पहले कार्बन के नीचे 1 लिखा हुआ था, उस 1 एटम को बाहर रखा है और कार्बन के एटॉमिक मास को अंदर रखेंगे प्लस। अब ऑक्सीजन के नीचे क्या लगा हुआ है? 2। उस 2 को बाहर रखना है और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को अंदर रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट के अंदर तुम्हें रखना है एटॉमिक मास और ब्रैकेट के बाहर रखने हैं एटम्स। मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास मैंने कितना बता रखा है? कार्बन का एटॉमिक मास बता रखा है 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो इधर डाल दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना बताया है? ऑक्सीजन का बताया है 16, तो ऑक्सीजन का 16 अंदर डाल दिया। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 12 की 1 से मल्टीप्लाई कर दी 12, और 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी 32। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 44। ये निकल आया हमारा मॉलिक्यूलर मास। mm का मतलब है मॉलिक्यूलर मास। तो ध्यान रखना, इसकी यूनिट लगाना मत भूलना, U। ये मैंने पहले बता दिया था। जब भी हम मास की बात करते हैं, चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, हम उसके साथ क्या लगाना पसंद करते हैं? U। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। कौन सा मास होता है? यूनिफाइड मास। ठीक है, अभी एक दो और देखते हैं, उससे और क्लियर होएगा। देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं C2H6O2, सपोज मैंने अपनी तरफ से ये एक फॉर्मूला दे दिया, वो छोड़ो कौन से कंपाउंड का है, हमें क्या सीखना है? सिर्फ मॉलिक्यूलर मास सीखना है। तो देखो कैसे करेंगे। मुझे बताओ, कार्बन के नीचे कितने एटम है? 2। 2 रखो बाहर, एटॉमिक मास अंदर। हाइड्रोजन के नीचे कितने एटम है? 6। 6 रखो बाहर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अंदर। ऑक्सीजन के नीचे कितना एटम है? 2। 2 रखो बाहर और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखो अंदर। हाँ, एटॉमिक मास तुम्हें याद होने चाहिए। एटॉमिक मास तुम्हें याद रखने हैं या याद होने चाहिए। तो मुझे बताओ, कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिख रखा है मैंने? 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना लिख रखा है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना लिख रखा है? 16। अब सबको मल्टीप्लाई देंगे और ऐड कर देंगे। 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6, 16 की 2 से 32। हाँ, दोनों को ऐड, तीनों को ऐड कर देंगे और मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास भी एक तरीके से, ध्यान रखना, एवरेज मास होता है। मॉलिक्यूलर मास भी क्या होती है? एक तरीके की एवरेज होती है। और तुम्हें याद होगा, जब भी मैं एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखवा रहा था तो मैं एटॉमिक मास को कंपेयर करता हूं कार्बन 12 से। तुम्हें ये बात मैंने बताई थी ना, जब भी किसी भी एलिमेंट का मास हम बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की मास की बात हम करते हैं, तो किससे कंपेयर किया जाता है? कार्बन 12 से। हमेशा कार्बन 12 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो कार्बन 12 से ही कंपेयर करेंगे मॉलिक्यूलर मास भी। मॉलिक्यूलर मास भी हम किससे कंपेयर करेंगे? कार्बन 12 से। ठीक है, तो आज के लिए पहले हेडिंग डाल दो, मॉलिक्यूलर मास। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे? डेफिनेशन, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले लिखो फर्स्ट पॉइंट में इसकी डेफिनेशन।
हाँ लिखो डेफिनेशन में, इट इज द एवरेज रिलेटिव मास, इट इज द एवरेज रिलेटिव mass, it is the average relative mass of its molecules, it is the average relative mass of its molecules, of its molecules as compared to, as compared to, बोर्ड पे लिखा हुआ है as compared to, तुम्हें मालूम है किससे कंपेयर करते हैं, कार्बन 12 से, as compared to the atom of, as compared to, as compared to the atom कार्बन 12, ऐसे लिखना है, बोर्ड पे लिखा हुआ है कार्बन 12 as compared to the atom कार्बन 12, ऑफ मत लगाना, कंपेयर टू द एटम कार्बन 12। तो ध्यान रखना एटॉमिक मास को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, या फिर मैंने एक यूनिट और बताई थी, ए एम यू, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को भी या तो एएमयू से दिखाते हैं या फिर सिर्फ किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लगाना पसंद करोगे। तो ये बात भी नोट में लिख लो, डेफिनेशन के बाद एक नोट लिखो, नोट में लिखना पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो represented by, molecular masses also represented by AMU or U, also represented by AMU और U, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में तूने डेफिनेशन बताई है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तुम्हें मालूम ही है, अभी अभी मैंने सिखाया था कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब कर करके देखेंगे। सबसे पहले मैं सबसे सिंपल बता रहा हूं, तो एक सब हेडिंग और डाल देना, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सबसे सिंपल बता रहा हूं, पहले तुम्हें कैलकुलेट करना है H2 का, हाइड्रोजन का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैंने बताया था, बोर्ड पे देखो पहले, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि एटॉमिक मास होता कितना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बहुत आसान है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास याद रखना है 1। अब मुझे बताओ नीचे कितने एटम है, 2, 2 लिख दो आगे, और अंदर आएगा एटॉमिक मास, मैं यही तो सिखा रहा था पहले भी, 2 एटम लिखे हुए हैं, 2 लिख दो बाहर और एटॉमिक मास आएगा अंदर। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन के एटॉमिक मास होता कितना है, 1 होता है। तो मुझे बताओ H2 का बन गया ना 2, और यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट आएगी U, देखो 2 1 जा 2। एक और देखते हैं, B लिखना, मेरे पास और भी कई सारे हैं। एक और मैंने लिख दिया O2, मैंने लिख दिया O2। मुझे बताओ ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम दे रखे हैं, 2। तो देखो 2 तो आएगा बाहर, ऑक्सीजन के 2 एटम थे, 2 तो आएगा बाहर, और एटॉमिक मास आएगा अंदर। मुझे बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तुम टेबल में देख सकते हो, टेबल में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 16, तो 16 हम डालेंगे
तो 16 इंटू टू ये आ जाएगा तुम्हारा 32U। तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास आ गया 32U। ठीक है, एक और देखते हैं, मेरे पास और भी कई सारे। O3, देखो O3 निकालना भी बड़ा आसान है। मुझे बताओ नीचे कितने एटम लिखे हुए हैं? तीन। तीन कर दो बाहर। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अंदर। हाँ, फिर से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तुम्हें मालूम है कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। हाँ, 16 इधर डालेंगे तो ये तुम्हें मिलेगा 48U। ठीक है, काफी इजी लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। ये नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। तो देखो अगला कंपाउंड है मेरे पास H2O। अगला मैंने लिखा है H2O। देखो अब दो चीजें आ गई। मुझे बताओ हाइड्रोजन का ये कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? दो। दो कर दो बाहर, एटॉमिक मास अंदर, प्लस मुझे बताओ ऑक्सीजन के नीचे कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। जब कुछ नहीं होता तो नीचे होता है 1, तो 1 कर दो बाहर, अंदर कर दो एटॉमिक मास। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता कितना है? 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। सॉल्व कर देते हैं अब इसको। 2 की 1 से कर दी 2, प्लस 16 की 1 से करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा? 16। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट कितना आ गया? 18U। वाटर का मॉलिक्यूलर मास दोनों को जोड़ने पर कितना मिल गया? 18U। एक और करते हैं इसी बात पर। E लिखो, CO2। ये अभी मैंने एग्जांपल में भी करवा के दिखाया था अलग से। ठीक है, और करते हैं। मुझे बताओ कार्बन के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो कार्बन के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसका 1 कर दो बाहर, कार्बन का एटॉमिक मास अंदर, प्लस ऑक्सीजन के नीचे लिखे हुए हैं 2 एटम, इसके 2 एटम कर दो बाहर, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कर दो अंदर। अब मुझे बताओ कार्बन का एटॉमिक मास होता कितना है? टेबल में से देखो, कार्बन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास तुम्हें पहले से मालूम है ये होता है 16। तो देखो 12 की 1 से करेंगे 12, प्लस 16 की 2 से करेंगे 32। दोनों को ऐड करके आएगा 44U। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिकुलर मास निकल आया 44U। ठीक है, अब एक और देखते हैं। F। F में देखो ये लिखा हुआ है H2SO4। H2SO4। तो देखो इस बार तीन तीन चीजें आ गई। एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, और एक इसके अंदर सल्फर है। क्या बोला जाता है इसको? सल्फर। और एक इसके अंदर क्या दे रखी है? ऑक्सीजन। बताओ सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, सल्फर के हैं, या ऑक्सीजन के हैं? सबसे ज्यादा एटम तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे ऑक्सीजन के। खैर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वही काम करना है। मुझे बताओ हाइड्रोजन के नीचे 2 एटम लिखे हुए हैं, तो 2 कर दो बाहर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अंदर, प्लस सल्फर के नीचे कितने एटम लिखे हुए हैं? सल्फर के नीचे एटम लिखे हुए हैं 1, तो 1 कर दो बाहर, एटॉमिक मास कर दो अंदर। ऑक्सीजन के नीचे कितने एटम लिखे हुए हैं? 4, 4 कर दो बाहर, एटॉमिक मास कर दो अंदर। अब डालते हैं, बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता कितना है? 1। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है 32। टेबल में देख लेना, दे रखा होगा, नहीं दे रखा तो ध्यान रखो। सल्फर का होता है 32, वैसे तो शायद दे रखा है। और ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन का हमें पहले से मालूम है ये होता है 16। ऑक्सीजन का तो हमें पहले से मालूम था कितना होता है? 16। तो शुरू करते हैं। 2 इंटू 1 2, प्लस 32 की 1 से करी 32, प्लस
16 की 4 से करी 64, और अब तीनों को ऐड कर देंगे तो ध्यान रखना तीनों को ऐड करके हमें मिलेगा 98 यू। कितना मॉलिक्यूलर मास आ गया? 98 यू। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो घर से करके देखना, और नहीं होएगा बाई चांस तो तुम मुझसे पूछ सकते हो क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास of the following, calculate molecular mass of the following, of the following of the following cases, of the following cases। तो केसेस का मतलब पार्ट्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लो, घर से तुम्हें करके देखना है। कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। एक और लिख लो इसी बात पर, एल्यूमिनियम 2, और ब्रैकेट में है सल्फर, सल्फेट, ब्रैकेट के बाहर लिख देना 3। तीसरा केस और लिख लो, कॉपर सल्फेट, बीच में डॉट है, 5H2O। देखो इसमें से तुम फर्स्ट पार्ट तो करके देख लेना, हो भी जाएगा। फर्स्ट पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बाकी के दो पार्ट मैं करा देता हूं, बाकी के दो पार्ट मैं करा देता हूं। हाँ इसमें देखो कुछ नई चीजें नहीं आ गई, एक तो कॉपर नया आ गया और एक एल्यूमिनियम नया आ गया। तो एक काम करो, इनके एटॉमिक मास लिख लो, मैं बता रहा हूं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास लिख लो, एल्यूमिनियम का होता है 27U। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 27U। नीचे कॉपर का लिख लो, कॉपर का होता है 30, कॉपर का होता है 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5, ठीक है। तो मैं करके दिखा देता हूं इन दो पार्ट्स को। ऊपर वाला तो तुम कर लोगे फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट मैं कर देता हूं। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो नहीं कर रहे हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ सेकंड पार्ट पहले मैं लिख लेता हूं। ये बता रखा है Al2 सल्फेट और बाहर है 3। अब इसको कर देते हैं रब। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ एल्यूमिनियम के नीचे कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। एल्यूमिनियम के नीचे कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2। Al सिंबल होता है एल्यूमिनियम का। Al सिंबल किसका होता है? एल्यूमिनियम का माना जाता है। और इसके एटम कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। तो देखो बोर्ड पे, इसके 2 एटम तो आ गए बाहर, एटॉमिक मास अंदर। इसके 2 एटम तो आ गए बाहर और एटॉमिक मास कर देंगे अंदर, ठीक है। प्लस वो तो हम बाद में डाल देंगे, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास बाद में डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के बाहर कोई कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे अभी तक तो जितने भी मैंने कंपाउंड करवाए किसी में भी ब्रैकेट नहीं आया था ना, लेकिन इस वाले पार्ट में ब्रैकेट आ गया। तो ध्यान रखना, उन्होंने ब्रैकेट लगाया है तो हम भी ब्रैकेट लगाएंगे। मुझे बताओ ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? पूरे ब्रैकेट के बाहर नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। हम भी ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पूरे के पूरे ब्रैकेट के नीचे बाहर क्या लिखा हुआ था? 3 लिखा हुआ है। हम भी पहले ब्रैकेट बना लेते हैं बड़ा सा, काफी बड़ा है, ठीक है। अगर छोटा पड़ गया तो और बना लेंगे। और ब्रैकेट के बाहर पहले क्या लिख रहा हूं मैं? 3 लिख रहा हूं। अब आगे देखते हैं। अब मुझे बताओ, ब्रैकेट को तो हमने निपटा दिया, अब अंदर देखते हैं। अब अंदर जरा गौर से देखो,
ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया इसको देखो। अब मुझे एक काम करो, ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, नहीं तो छोटा पड़ेगा। ये वाला ब्रैकेट बना लो, इससे दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। ये वाला ब्रैकेट बना लो, थोड़ा सा बड़ा ठीक रहेगा। अब मुझे बताओ 3 लिख दिया बाहर। अंदर सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर। मुझे बताओ सल्फर के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं। बताओ सल्फर के नीचे इस समय क्या लिखा हुआ है। सल्फर के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ होता है, 1। देखो सल्फर के नीचे इस समय क्या लिखा हुआ है, 1। इसका 1 कर दो बाहर, अंदर डाल दो इसका एटॉमिक मास। वही काम तो कर रहे हैं, एक तरीके से अलग से कर रहे हैं। सल्फर के नीचे लिखा हुआ था 1, 1 कर दिया बाहर और सल्फर का एटॉमिक मास डाल दिया अंदर, ठीक है, प्लस। अब ये देखो ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा हुआ है, 4। ऑक्सीजन के नीचे कितने एटम्स लिखे हुए हैं, 4 एटम्स। उसका 4 कर दो बाहर और अंदर डाल दो इसका एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास बाद में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ब्रैकेट बड़ा पड़ गया था, अब इसे थोड़ा छोटा कर लो, क्या दिक्कत है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अब तो बस सबके एटॉमिक मासेस डालने हैं। मुझे बताओ एल्यूमिनियम का कितना बताया था, 27U, ये आ गया 27। सल्फर का, सल्फर का कितना बता रखा है, सल्फर का अभी अभी हमने यूज करा था, सल्फर का होता है 32। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। और ऑक्सीजन का तो हमें पहले से मालूम है, ऑक्सीजन का होता है 16। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब सॉल्व कर देते हैं। मुझे बताओ 27 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 54 प्लस, बोर्ड पे देखो 27 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये तो आ गया 54। हाँ 3 को ऐसे ही रहने दो बाहर, इसको बाद में देखेंगे, पहले अंदर का सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, अंदर का, ठीक है। तो देखो 32 की 1 से करी 32, 32 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी 32, 16 की 4 से करेंगे, 16 की 4 से करने पर आएगा 64, ये आ गया। अब अंदर पहले दोनों को क्या करेंगे, ऐड। पहले अंदर दोनों को ऐड कर दो। तो देखो दोनों को ऐड में कर रहा हूं, दोनों को ऐड करने पर मुझे मिलेगा, ये हो गया 6 और 6 3 हो गया 9, 96। अब बोर्ड पर देखो 96 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 96 की 3 से मल्टीप्लाई करना, जो निकल कर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना। तो मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ 96 की 3 से करने पर, मैं थोड़ा सॉल्यूशन देख लेता हूं, 3 से करने पर आएगा 288। 96 की 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल कर आएगा 288। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर तुम्हें मिलेगा 342U। कितना मिलेगा, 342U, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट ट्राई करके देखना, नहीं होएगा तो मैं क्लास में करा दूंगा। फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट करके देखना घर पर, नहीं होएगा तो मैं जरूर कराऊंगा, आते ही पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब हम करते हैं एक क्वेश्चन और। मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, वो भी तुम्हें घर से करने हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो, वही निकालना है, इसमें भी तुम्हें मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ही करना है। लिखो सीधा कंपोनेंट लिख लो, HNO3। सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, फोर्थ लिखो, फिफ्थ लिखो, तो ये मैंने 5 पार्ट दिए, 2 पहले दिए थे, जितने हो सके उतने करके देखना। नहीं होएगा तो मैं करवा दूंगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है इसे करवाने में। हाँ कुछ के लिख लो, तुम्हें टेबल मिलेगी नहीं, टेबल के अंदर तुम्हें कुछ एटम के मास पता नहीं चल पाएंगे जो तुम्हारी बुक में नहीं दे रखे हैं। जैसे कि शायद तुम्हारी बुक में पोटेशियम का नहीं दिया होगा, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास लिख लो कितना होता है। हाँ पोटेशियम का एटॉमिक मास लिख लो, ये होता है 39U। कितना होता है, 39U।
क्रोमियम का लिख लो, Cr का मतलब होता है क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक मास लिख लो, क्रोमियम का होता है 52U। 52U, इसको बोलते हैं क्रोमियम। हाँ, बाकी सबके तो तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ, इसका वो लिख लो मैंगनीज, Mn, इसका मतलब होता है मैंगनीज। बता देता हूं मैं थोड़ा लिखकर, मैंगनीज, इसको पढ़ते हैं हम मैंगनीज, ये भी एक एलिमेंट होता है। हाँ, इसका एटॉमिक मास भी लिख लो, इसका होता है 55U। बाकी सबके मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करके जरूर देखना, अब तो हो जाएंगे आसानी से। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारा आयंस। तो अगला टॉपिक देखते हैं अब। अगला टॉपिक है तुम्हारा आयंस। हेडिंग डाल दो पहले तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, आयंस। क्या बोला जाता है? आयंस। ध्यान रखना, जब भी हम आयंस की बात करते हैं, जब भी हम आयंस की बात करते हैं तो दो तरह के आयंस होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव आयंस, एक होते हैं हमारे पॉजिटिव आयंस, और एक होते हैं नेगेटिव आयंस। मतलब इनके अंदर दो तरह का चार्ज होता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज को बोला जाता है एनन। नेगेटिव चार्ज को क्या बोला जाता है? एनन। या तो इसको बोलो एनन, या फिर कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं एन आयन। ये वर्ड अलग बोलते हैं, ये वर्ड अलग बोलते हैं, वैसे अलग अलग बोलना गलत है, कंप्लीटली इसको बोलेंगे एनन। ठीक है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्ड होता है कैशन। इसको भी कुछ लोग दो तरह से बोलते हैं, कैट आयन। क्या बोल देते हैं कई बार इसको? कैट आयन। ठीक है, तो मैं तो कैशन बोलूंगा और एनन बोलूंगा। एनन कहने का मतलब नेगेटिव चार्ज और कैशन कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो आयन भी दो तरह का होता है, कैशन और एनन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब मुद्दा ये कि ये आयन कहां पर होते हैं, तो मैंने बताया था, बोर्ड पर देखना, मैंने बताया था मैटर को अगर तुम ब्रेक करते हो तो ब्रेक करने पर छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। तुमने और ब्रेक करा, ब्रेक करने पर और छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन इतने छोटे थे कि अब उनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, वो सबसे छोटे थे। लेकिन साइंटिस्टों के पास तो खाली समय ही समय होता है, उन्होंने और खोज करी। तो डाल्टन की डिस्कवरी से पता चलता है कि एटम्स के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। एटम्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। ध्यान रखना, इसके बारे में डीपली हम कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल तो बस ये ध्यान रखो कि एटम्स के अंदर क्या एग्जिस्ट करते हैं? आयंस। और आयंस भी कितने तरह के एग्जिस्ट करते हैं? दो तरह के, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। दो तरह के आयंस भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन भी उसके अंदर होते हैं और नेगेटिव आयंस भी उसके अंदर होते हैं। पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? कैशन। और नेगेटिव आयंस को उसके अंदर क्या बोला जाता है? एनन। ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आयंस किस में एग्जिस्ट करते हैं? एटम। और एटम किससे होते हैं? मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल किससे होते हैं? मैटर से। ठीक है, मतलब हर एक चीज मैटर की ही देन है। तो पहले तो आयंस की एक बेसिक डेफिनेशन लिखो, इसी के आगे लिखना। आयंस का जो हेडिंग डाला है उसी के आगे पहले इसकी एक बेसिक डेफिनेशन लिख लो। तो डेफिनेशन लिखना, एटम कैरीज, एटम कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बोर्ड पे लिखी हुई है कैरीज की स्पेलिंग। एटम कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एटम कैरीज
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड आयन, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन, विच इज कॉल्ड आयन। एटम कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एटम कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड आयन, विच इज कॉल्ड आयन। इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर दो तरह के चार्ज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब आयंस भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है, दो तरह के आयंस होते हैं ना। तो दोनों तरह के आयंस के लिए सबसे पहले लिखो कैपिटल ए, पहले टॉपिक लिखना पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन कहने का मतलब जिनके अंदर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव आयंस कहने का मतलब जिनके अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लिखो इट इज कॉल्ड, पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, पॉजिटिव आयन के आगे इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इट इज कॉल्ड कैशन, इसको क्या बोला जाता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, इसको कैशन भी बोला जाता है। इट इज कॉल्ड कैशन, इट कंटेन, इट इज कॉल्ड कैशन, इट इज कॉल्ड कैशन, इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। लिख लो फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले फिर से बुक खोल लो, ठीक है, और बुक के अंदर टेबल निकालो, टेबल के ऊपर लिखा हुआ होगा आयंस, बुक के अंदर टेबल निकालो, चैप्टर 3 में बुक के टेबल में लिखा हुआ है, टेबल के ऊपर आयंस, और जल्दी से खोलो, फटाफट से ढूंढो। तो देखो, जब तुम्हें बुक के अंदर आयंस की टेबल मिल जाए तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि तुम्हें मालूम है सोडियम का सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल क्या माना जाता है, Na माना जाता है। तो ध्यान रखो, टेबल में देखो अब सोडियम कहां पर लिखा हुआ है, जल्दी से, और सोडियम देखो, और सोडियम देखने पर उसमें देखो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा प्लस का साइन, सोडियम के ऊपर एक छोटा सा साइन बना हुआ होगा प्लस का, ध्यान से देखो, मिल जाए तो वीडियो पॉज करके ढूंढ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो फिर पहले ढूंढ लो, सोडियम ढूंढो, सोडियम के ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है, अब तुम्हें मिल गया है सोडियम के ऊपर प्लस का साइन, ठीक है। तो देखो प्लस साइन का मतलब है इसके अंदर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, सोडियम के अंदर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मुझे बताओ सोडियम को क्या बोलोगे, कैशन या एनन, सोडियम को क्या बोलना पसंद करोगे, कैशन ना, क्योंकि कैशन के अंदर ही कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब सोडियम आयन कैसा आयन है, कैशन है, कैट आयन बोलते हैं इसको नॉर्मली, ठीक है। तो एग्जाम्पल कई सारे दिख रहे होंगे तुम्हें, जिसके ऊपर भी प्लस लग रहा है, वो सारे एग्जाम्पल किसके माने जाएंगे, पॉजिटिव आयन के, जिसके ऊपर भी प्लस का साइन दिख रहा है तुम्हें छोटा सा, वो सारे एग्जाम्पल किसके माने जाएंगे, पॉजिटिव आयन के। तो लिख लो फॉर एग्जाम्पल सोडियम, ब्रैकेट में लिख लेना Na प्लस, फिर लिखो कॉमा लगा के सिल्वर, सिल्वर का देखो, सिल्वर का सिंबल दिख रहा होगा Ag, सिल्वर का सिंबल देखो Ag दिख रहा होगा, और इसके ऊपर भी तुम्हें प्लस का साइन दिखेगा, Ag के ऊपर भी कौन सा साइन दिखाई देगा, प्लस का। एक और लिखो कॉमा लगा के पोटेशियम, पोटेशियम का भी लिखो, पोटेशियम का सिंबल होता है K प्लस, पोटेशियम का सिंबल होता है K प्लस, इसका मतलब इसके अंदर भी कौन सा आयन होता है,
पॉजिटिव आयन होता है। एक और लिख लो, चलो इतने ही रहने दो, इतने ही काफी है। वैसे तो टेबल में बहुत सारे दे रखे हैं, एटसेट्रा कर देना। तो ये वो आयंस है जिनके अंदर कौन सा चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव। अब अगला तुम्हें लिखना है नेगेटिव आयंस। कैपिटल बी टॉपिक डाल दो, नेगेटिव आयंस। हाँ, नेगेटिव आयंस के लिए देखते हैं। नेगेटिव आयंस कहने का मतलब इसका दूसरा नाम क्या होता है नेगेटिव आयंस का, एनन। नेगेटिव आयंस को हम जनरली क्या बोलना पसंद करते हैं, एनन बोलना पसंद करते हैं। और इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो लिखो नेगेटिव आयन के लिए, इट इज कॉल्ड एनन। क्या बोला जाता है इसको, इट इज कॉल्ड एनन। it is called anion and it contain negative charge and it contain negative charge. It is called anion and it contain negative charge. It contain negative charge. हाँ, इसके भी कुछ एग्जाम्पल लिख लो जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है। उसी टेबल में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए। लिखो क्लोरीन। क्लोरीन में तुम्हें दिख रहा होगा Cl के ऊपर क्या बना हुआ है, माइनस। Cl के ऊपर क्या बना हुआ है, माइनस। इसका मतलब इसको तुम क्या बोलना पसंद करोगे, कैशन या एनन। इसको बोलना पसंद करेंगे हम एनन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। एक और लिख लो ब्रोमाइड, Br, फिर डाल देना एटसेट्रा।